नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। पिछले वीकेंड को रिपोर्ट हुआ सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था और इसके झटके इस पूरे हफ्ते महसूस किए गए। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का एक ऐसा बैंक था जो बड़े पैमाने पर विश्व के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सालों से सपोर्ट करता आया है। इस बैंक ने कुछ कंपनियों में खुद निवेश किया और साथ ही दुनिया के कई छोटे बड़े वेंचर फंड्स, निवेशक और वाई कॉम्बिनेटर जैसे एक्सेलरेटर्स जो भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, उनका पैसा इस बैंक में जमा था। समय रहते अमेरिकी रेगुलेटर हरकत में जरूर आया, डिपॉजिटर्स को राहत देने के लिए कदम भी उठाए गए, लेकिन ये सारे कदम एक टेम्पररी सॉल्यूशन की तरह देखे जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का बिखरना इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है। आज आवाज एंटरप्रेन्योर पर हम इस क्राइसिस का भारतीय स्टार्टअप्स पर किस तरह का असर पड़ रहा है, यही टटोल रहे हैं। और मेरे साथ हैं वेराक के फाउंडर राहुल माथुर। इनकी कंपनी का कुछ पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिटेड था। एडवांटेज क्लब के सौरभ देवरा जो को फाउंडर एंड सीईओ हैं, इनके भी कुछ फंड्स दरअसल एसवीबी में डिपॉजिटेड थे। और रेकर क्लब एक ऐसी एंटिटी है जो दरअसल भारतीय स्टार्टअप्स को विदेश से अब भारत में पैसा लाने की मदद कर रही है। कंपनी के को फाउंडर एकलव्य गुप्ता भी इस मंच पर जुड़ रहे हैं। तो आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप दोनों से ही समझना चाहूंगी, राहुल और सौरभ, की आपके लिए ये पिछला पूरा हफ्ता आई एम श्योर काफी कियोस भरा रहा था। ओवर द वीकेंड तो कई लोगों की नींद हराम भी हुई थी पिछले वीकेंड। ये बताइए अब स्थिति कैसी है? राहुल, जो पैसा वहां पर फंसा था, क्या आपका ज्यादा एक्सपोजर था टू बिगिन विद, एंड क्या आपको मौका मिला है पैसे निकालने का? करेक्ट। तो हमारे एंड पे $128,000 सॉरी डॉलर्स थे और वो सारे के सारे हमने कल रात को दूसरे एक यूएस बैंक अकाउंट में लाए थे। वीकेंड के समय पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, ये क्लैरिटी नहीं थी, बट एफडीआईसी के इंश्योरेंस के साथ पूरी की डिपॉजिट अगर वो 250,000 के ऊपर भी थी, वो भी मेरे दोस्तों की कंपनी से निकल गए, तो अब वो स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं है। आई एम श्योर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हमारे तो सेविंग्स बैंक में कभी एक्सेस ना मिले तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आप लोगों की तो कंपनी का पैसा था। एडवांटेज क्लब के लिए पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा है, सौरभ? हमारा वहाँ पे 11 से 12 करोड़ रुपए डिपॉजिट था। जो डिफॉल्ट आपका इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो सिर्फ 2 करोड़ से नीचे का ही होता है। तो हमारे लिए वही स्ट्रेस था कि 2 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 9 से 10 करोड़ रुपए हैं उनका क्या होगा। तो बट संडे को फिर फाइनली गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, तो उससे संडे रात को सबको राहत मिली कि सबका पैसा 100% सिक्योर रहेगा और वापस आ गया हमारा पैसा, हमने भी निकाल लिया है वहां से। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ स्टॉप गैप सोल्यूशन मिला है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि अब सिलिकॉन वैली बैंक या फिर इस तरह के दूसरे बैंकों में पैसा रखना एक बड़ा खतरा है? राहुल, मैं आपकी पहले राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज दूसरे बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन ये भी डेवलपमेंट आया है जहां पर मूडीज ने इनफैक्ट अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर रेटिंग घटाई है और उन्होंने आउटलुक अपना नेगेटिव कर लिया है। क्या उसका कुछ डर है? तो जो एडवाइस सारे स्टार्टअप्स को मिलती है और पहले भी मिलती थी कि अगर आप बड़ा फंडिंग राउंड उठा रहे हो तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कि काउंटर पार्टी रिस्क कम करनी चाहिए, यानी कि आप बहुत सारे बैंक्स में अपने पैसे को जमा कर लो। तो ये एडवाइस ऑब्वियसली रहा था, मे बी कुछ लोगों ने भूल लिया था, लेकिन हमने भी ये किया था जिसके कारण वो एक्सपोजर कम था। तो ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है अगर आप बैंक में डिपॉजिट डालते हो तो वो रिस्क है, लेकिन ये एक इंसिडेंट के साथ मुझे लगता है कुछ और लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, राइट? सिर्फ बिजनेस पे नहीं, मे भी अपने किस बैंक में आप पैसे जमा करो उस पे भी ध्यान देंगे, लेकिन ये मेरे मुताबिक आपको नॉर्मली भी करना चाहिए अगर आप कंपनी चलाते हो। सौरभ, आप लोग अब क्या कहाँ पर बैंक कर रहे हैं? क्या पूरा पैसा भारत में है या फिर सिलिकॉन वैली बैंक से निकालकर आपने किसी दूसरे अमेरिकी बैंक में रखा है? तो हमारा ऑपरेशन 100 कंट्रीज में स्प्रेड आउट है, तो इसलिए हमारे जो पैसे हैं वो हमें दूसरे देशों में भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसलिए पैसा कुछ हद तक यूएस में रखना प्रेफर करते हैं, जो इंडिया में जरूरत होती है वो इंडिया में मूव करते हैं। तो इसलिए अब हमने मल्टीपल बैंक्स में स्प्रेड कर लिया है एंड थोड़ा ट्रेडिशनल बैंक की तरफ फोकस ज्यादा हो गया है, जो यूएस के टॉप 5 बैंक है जहाँ पे
डिपॉजिट्स एंड $1 ट्रिलियन है वो जो उनकी कोर इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। अब पैसा वहां मूव कर रहे हैं हम लोग बिकॉज वो कंसिडर्ड है कि ज्यादा सेफ है। बट जैसे कि राहुल ने भी बोला कि अब पैसा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द प्लेसेस, एंड फिर उसके बाद कुछ बचता है तो हम लोग सिक्योरिटी के लिए फर्दर यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कंसिडर टू बी ज्यादा सेफ है, ताकि आपके हर जगह पैसा इंश्योरेंस लिमिट के अंदर ही रहे और बाकी का पैसा सब ट्रेजरी में इधर स्वाइप इन स्वाइप आउट मेथोडोलॉजी में रहे, जिससे आपका पैसा का एक्सपोजर मिनिमम रहे अगर कल को कुछ और भी होता है। बट ये काफी हद तक आई ओपनर था तो अंडरस्टैंड कि ऐसा भी सच में हो सकता है कि एक इतनी बड़ी बैंक में भी ऐसा इशू हो सकता है यूएस जैसे देश में। जी, इनफैक्ट ऑफ कोर्स सिलिकॉन वैली बैंक में लोग पैसा क्यों रख रहे थे और ये क्यों प्रिफर्ड था इस पर मैं आऊंगी, लेकिन रेकर क्लब ने भी काफ़ी कुछ किया है जहां पर ये बाकी कंपनियां स्ट्रेस ले रही थी कि हमारा पैसा वहां पर फंसा है। आपने डबल डाउन किया, इस बात पर फोकस किया एकलव्य की उस पैसे को वापस कैसे लाया जाए और इन सभी फाउंडर्स को कैसे मदद की जाए। तो किस तरह के स्टार्टअप्स और कितने स्टार्टअप से इनफैक्ट आपने बातचीत की है पिछले 5-6 दिनों में, एंड यहाँ से आगे क्या आप और कदम उठाते हुए नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल। तो पिछले 5-6 दिन में फ्राइडे से लेके संडे तक आई थिंक 120 करीबन फाउंडर्स से हमारे बात हुआ था पूरे कंपनी में। अर्ली स्टेज थे, कुछ मिड स्टेज थे, अक्रॉस द स्टेजेस थे, बिकॉज पीपल वर पैनिकिंग, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो आई थिंक ज्यादा पैनिक बचाने के लिए 2-3 ऑप्शन जो हमने लाए रेकर क्लब के थ्रू, उनको क्रेडिट लाइन एक ऑप्शन देने के लिए, बिकॉज ये इंडियन स्टार्टअप्स हैं तो इनके कुछ बिजनेस इंडिया में भी हैं और कुछ बिजनेस बाहर हैं। बैंक अकाउंट बाहर थे, इंडिया में भी थे, तो एटलीस्ट इंडिया बिजनेस के अगेंस्ट एकदम से कितना क्रेडिट लाइन मिल सकता है इंडिया में, वो हमने अपने फंड्स अपने अपने इन्वेस्टर्स के साथ मिलके उनके लिए एक $15 मिलियन का क्रेडिट लाइन ओपन किया था, ताकि इमीडिएट अगर कुछ भी पैनिक या भगदड़ मचता है तो उनके पेरोल्स, क्योंकि मार्च आने वाला है, 10 दिन 15 दिन में पेरोल्स थे, तो लोग एकदम घबरा गए थे कि पेरोल फंडिंग कैसे होगा। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कि उनको इमीडिएट कैपिटल मिल पाए 2 महीने 3 महीने के लिए, ताकि कुछ भी अगर नहीं होता, राइट, लाइक एफडीआईसी से और आगे फेड से वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी के बिजनेसेस हैं, ये अच्छे वेंचर फंडेड हैं, बिजनेस अच्छे हैं, तो वो इमीडिएट पैसे के चक्कर में वो रुके ना, तो वो हमने चालू किया था। और दूसरा कुछ एकलव्य, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि अब वहां पर रेगुलेटर्स ने स्टेप इन किया, ज्यादातर कंपनियों को मौका मिला है अपने पैसे वापस लाने का, तो क्या अभी भी आपको इंक्वायरीज आ रही हैं और वाज इट जस्ट अ टेम्पररी पीरियड जहां पर आपको लगा कि शायद एक मौका है? इज दिस गोइंग टू टर्न इनटू अ बिग बिजनेस लाइन फॉर यू? आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट हम देखेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि सब कोई शिफ्ट करेगा, बट डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट राहुल जो बोल रहे थे, राइट, तो कुछ लोग कोशिश करेंगे कि गिफ्ट सिटी जो जैसे इंडिया ने चालू किया है, उसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको फॉरेन अकाउंट्स में मिलते हैं, बट स्टिल आपका पैसा इंडिया जुरिस्डिक्शन में रहता है। तो कुछ लोग गिफ्ट सिटी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म भी। हम लोग 15-20 कंपनी से बात कर रहे हैं, इवन आफ्टर एफडीआईसी इंटरवीन्ड, कि उनके पैसे को, उनको कैसे थोड़ा पैसा गिफ्ट सिटी में रख पाए, ताकि जो एटलीस्ट उनके इंडिया के ऑपरेशंस हैं वो गिफ्ट सिटी से इंडिया बिजनेस में आराम से यूज हो पाए, क्योंकि विद इन इंडिया मनी फ्लो इजी रहता है। तो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हम जरूर देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस यूएस से शिफ्ट होके इंडिया की तरफ आ जाए, तो क्योंकि लोगों के बिजनेसेस बाहर हैं तो मिक्स रहेगा, बट वी विल डेफिनेटली सी दैट कि थोड़े लोग शिफ्ट कर रहे हैं गिफ्ट सिटी में और इंडिया में पैसा रखना। तो बेसिकली एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है तो आप गिफ्ट सिटी में भी पैसा पार्क कर सकते हैं और आपको शायद वही सहूलियत मिलेगी। चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं इस क्राइसिस के ओवरऑल इकोसिस्टम पर, फंडिंग एनवायरनमेंट पर, उस पर भी बातचीत होगी ब्रेक के बाद।